Hello and a very good afternoon to all of you. वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज अस्थमा। सो दिस वर्ड अस्थमा is derived from the Greek word. This word asthma is derived from the Greek word. That word is azane. That means sharp breath. ओके सो हम सब जानते हैं कि अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। सो अस्थमा ग्रीक वर्ड से निकला है शार्प ब्रेथ। सो अब हम आगे देखेंगे कि अस्थमा में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है एंड शार्प ब्रेथ हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। सो मैं हर वीडियो में आपको एनाटॉमी बताती हूँ, इसमें भी मैं बस थोड़ा ओवरव्यू दूंगी कि एनाटॉमी ऑफ द लंग्स के बारे में। सो अस्थमा इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द लंग्स। हम सब जानते हैं कि लंग्स में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है। सो ये एक सीरियस कंडीशन है एयरवे की। ठीक है, तो एयरवे की सीरियस कंडीशन है तो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। तो लंग्स में हमारे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है, जो हमारा लंग्स है दोनों पाइपलाइन स्ट्रक्चर से अटैच है। दिस पाइपलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैकिया, राइट। सो ट्रैकिया फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, दो ट्यूब्स में डिवाइड हो गई है, जिसको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल दिया है। ठीक है, वो ब्रोंक्यूल्स आगे चल के ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं, जिसको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल दिया है। ठीक है, ये ब्रोंकाइज है हमारी एंड नेक्स्ट जो ये डिवाइड हो रहे हैं दैट ऑल आर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स से अटैच है हमारे छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट ऑल आर नोन एज एल्वोलाइज, जो कि हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में, ब्लड से एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ओके सो एल्वोलाइज सॉरी सो हमारे अस्थमा में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है पूरा लंग्स के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और उसकी जो कह सकते हैं जो उसकी लाइनिंग है वो नैरो हो जाती है। या तो वो ब्रोंकाइस की लाइनिंग नैरो हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इतनी नैरो हो जाएगी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का बाहर आना और अंदर जाना, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, ये ऑलमोस्ट कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। सो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया इन सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन है जिसमें डायरेक्टली एयरवेज नैरो हो रही हैं, शॉर्ट हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। सो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि ये एक सीवियर कंडीशन है। जैसा कि इस जीआईएफ में आप देख सकते हो कि हमारी जो ट्यूबिंग है वो इंटरनली नैरो हो रही है, बहुत छोटी हो रही है। ठीक है, तो ये एक सीवियर कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। किसमें हो रहा है इन्फ्लेमेशन? एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है। दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो रहा है। दिस वर्ड मीन कि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। समझ रहे हैं आप कि थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है हर एक छोटे छोटे स्टिमुलाई को, हर एक छोटे छोटे इन्वायरमेंट को, हर एक डस्ट पार्टिकल को भी हमारा जो इंटरनल एयरवे सिस्टम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या हो रहा है? वो रिएक्ट कर रहा है उस पे, और हमें कफिंग हो रही है। तो आपने जिस तरह से अस्थमा के पेशेंट को देखा ही होगा कि उसको डस्ट से, उसको कोल्ड से, ठंडे मौसम से, ठीक है, एनवायरनमेंट से क्या होती है? प्रॉब्लम होने लगती है उसको, वीजिंग, डिस्निया, ये सारी चीजें होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि उनका सिस्टम क्या होता है, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, जितना सेंसिटिव होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने लगता है, और हमें कफिंग और वीजिंग, डिस्निया, ये सारी चीजें होने लगती हैं। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? जो म्यूकोसा है वो एडिमा हो जा रहा है, यहाँ पे अंदर स्वेलिंग हो जा रही है, एडिमेटस हो जा रहा है, इसलिए इसका जो अंदर का साइज है, वो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता चल जा रहा है और म्यूकस प्रोडक्शन
हो रहा है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो अस्थमा एक कॉमन क्रोनिक कंडीशन है। हम सब जानते हैं कि क्रोनिक कंडीशन है, ये कॉमन है बट ये क्रोनिक भी है, राइट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट होंगे, बट ये क्रोनिक कंडीशन है। क्यों क्रोनिक कंडीशन है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और हमें डायरेक्टली ये हमारे एयरवे को अटैक करती है। एयरवे के अटैक होने की वजह से क्या हो रहा है कि साइनस सिम्टम आ रहे हैं, लाइक वीजिंग हो रही है, वीजिंग साउंड आ रही है। जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एक अजीब सी ब्रीदिंग की साउंड आ रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज वीजिंग साउंड, जो कि कफ की वजह से मेनली होती है। कफिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, टेंडरनेस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो अस्थमा एक डिसऑर्डर है। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, दो डेफिनेशन है हमारे पास। अस्थमा एक डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? ये ब्रोंकियल डिसऑर्डर है, जो हमारी ब्रोंकाइस से डायरेक्ट एल्वोलाइज अटैच होती हैं, उसका ये डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें होता क्या है? रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म मींस रिपीटेड ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। एक बार ब्रोंकोस्पाज्म हुआ, हमने ट्रीट कर दिया, वो दोबारा से हो गया, लाइक दैट। इसी ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से हमने इसको एक क्रोनिक डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप इसे कॉजेटिव फैक्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली इसे अस्थमा ट्रिगर्स बोलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो अस्थमा को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी अस्थमा को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हमें सेंसिटिव बनाती हैं कि हम अस्थमा एक्टिवेट हो जाए हमारे अंदर, ठीक है, लाइक दैट। सो अस्थमा को कौन कौन सी ऐसी चीजें वो ट्रिगर करती हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सो एलर्जिक इनहेलेशन, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, अगर हमें एलर्जी है किसी भी चीज से, लाइक डस्ट पार्टिकल से हमें एलर्जी है तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। किसी एनिमल से एलर्जी है, ठीक है, कॉकरोच वगैरह से एलर्जी है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। पॉलेंस होते हैं हमारे फ्लावर्स के बीच में, ये जो चीजें हैं, ठीक है, फ्लावर्स के बीच में ये जो सीड्स हैं, ये सीड्स, दीज ऑल आर पॉलेंस, इनको हम पॉलेंस बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन फ्लावर्स के पॉलेंस से एलर्जी होती है, राइट। तो ये सारी चीजें ट्रिगर कर रही हैं हमारे अस्थमा को। इस टाइम अस्थमा एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जिस चीजों से आपको एलर्जी है वो चीजें अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, उनके अंडर में आ गए, तो अस्थमा को एक हवा मिल जाएगी कह सकते हैं, या एक चांस मिल जाएगा एक्टिवेट होने का, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो। देन एयर पॉल्यूशंस, हम सब जानते हैं कि एयर पॉल्यूशंस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम ब्रीथ करते हैं, वो सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? हमारे इंटरनली हमारे एयर कह सकते हैं ट्यूबल्स में जा रही हैं। देन फ्यूम्स जो होते हैं हमारे, वो व्हीकल्स के हम स्मोक या धुएं को बोलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ्यूम से एलर्जी होती है, परफ्यूम से होती है, कुछ केमिकल से होती है, लाइक ऑक्सीडेंट्स। कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से, जिनकी स्मेल से, जब वो केमिकल्स की स्मेल आती है तब उनको उससे एलर्जी होती है, उनको वीजनिंग और डिस्निया होने लगता है। देन सिगरेट स्मोकिंग से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो ये सारी चीजें एक ट्रिगर्स हैं, ठीक है, एक कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे डायरेक्ट अस्थमा को एक्टिवेट कर रही हैं। देन वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो अगर हम अस्थमा के पेशेंट हैं तो हमारी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमें इजीली कॉज कर देगा, और कोई भी इन्वायरमेंट, लाइक जैसे कोल्ड इन्वायरमेंट में हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहली स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि अस्थमा में क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे लंग्स की, हमारे जो एयर सैक्स हैं उनकी, ठीक है, इन सारी चीजों की हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। देन साइनोसाइटिस, सिंपल सी चीज है कि साइनोसाइटिस हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है हमारा, उसके अंडर में कौन कौन आता है? हमें नोज आती है, माउथ आता है, ठीक है, फैरिंग्स आते हैं, ये सारी चीजें हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आती है। सो नोज के आसपास हमारे क्या होते हैं? साइनसेस होते हैं। ये देखिए साइनस क्या है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्पेसेस होते हैं, ये कैविटीज होती है, खाली जगह होती है, ताकि स्कल बोन के वेट को कम रख सके और इसके अंदर एयर का
क्या होता है, ह्यूमिलेशन होता है, सर्कुलेट होती है एयर और हमारे इंटरनल बोन्स के भी इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। सो साइनसाइटिस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम में ऑलरेडी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखा हुआ है और साइनस में इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होंगे। देन एक्सरसाइज एंड कोल्ड ड्राई एयर। सो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मेनली माउथ से हम ब्रीथ करते हैं। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये भी बता चुकी हूँ कि जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो डायरेक्टली हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर के अंदर हैं वो डायरेक्टली हमारे किस में चले जाते हैं, एयर पाइप्स में चले जाते हैं माउथ से। और अगर हम नोज से ब्रीथ करते हैं तो नोज का एरिया थोड़ा कम होता है एंड हेयर्स भी होते हैं जो कि प्रिवेंट करने में काफी हद तक हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बट माउथ से डायरेक्टली वो अंदर जा सकते हैं। देन स्ट्रेस से कैसे अस्थमा एक्टिवेट होगा? तो हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस लेने पे हमारी ब्रीदिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एंड जो स्ट्रेस हार्मोन है दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। कुछ ड्रग्स हैं लाइक एस्पिरिन वगैरह, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी चीजें जो है वो एक हार्मोन को या सॉरी एक एंजाइम को डिक्रीज करती हैं। उस एंजाइम का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इंजरी वगैरह में या इलनेस वगैरह में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके रखता है। तो जब हम एस्पिरिन वगैरह दीज टाइप्स ऑफ ड्रग्स इफ वी आर टेकिंग देन दे विल डायरेक्टली डिक्रीजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को रिड्यूस करके रखता है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, सो ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करके रखते हैं और इनका एक कह सकते हैं कि हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इनका साइड इफेक्ट क्या है कि ये अस्थमा के साइन एंड सिम्टम्स को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स। सो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं या आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है, कोई ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप वर्क कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई, फ्यूल इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। अगर आपका ऑक्यूपेशन है कि आप इन सारी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं तो आपको ज्यादा चांसेस हैं अस्थमा एक्टिवेट होने के। ठीक है, देन फूड अडेक्टिव्स। सो फूड अडेक्टिव्स जो हैं हमारे, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कई फूड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड्स, जिन फूड्स में सल्फाइड्स होता है, सल्फाइड्स क्या करता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रोंकियल्स को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जो पोटैटो चिप्स होते हैं, हमारे पिकल्स है, हमारे जैम वगैरह हैं, ये सारी चीजें क्या करती हैं, अस्थमा को डायरेक्टली ट्रिगर करके रखती हैं और एक्टिवेट करने के लिए चांसेस इंक्रीज करती हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, सो इसका भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें होता क्या है, गैस्ट्रो मीन्स स्टमक होता है, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप, रिफ्लेक्स डिजीज मतलब स्टमक से जो भी हमने खाया है कंटेंट वो क्या हुआ कि हमारे मसल्स जो है वो अंदर वीक हो गई और क्या हुआ कि हमारा रीगजिटेशन हुआ, मतलब हमारा जो कंटेंट है एब्डोमेन का वो वापस से रीगजिटेट हो गया, वो वापस से चला गया इसोफेगस के अंदर और इसोफेगस से मे भी बाहर निकल के कहाँ चला गया, हमारे एयर विंड पाइप के अंदर चला गया और मे भी ये कॉज करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंसर्शन में। सो आई थिंक आपको ट्रिगर्स क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ द अस्थमा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एलर्जिक अस्थमा। तो सिंपल सी चीज है, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग कि एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी की वजह से अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, दैट इज एलर्जिक अस्थमा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ क्लियर करने की नीड है। कोई भी आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली ट्रिगर कर रहा है, अस्थमा को इन्फ्लुएंस कर रहा है होने के लिए। देन नेक्स्ट है नॉन एलर्जिक अस्थमा। सो ऐसी चीजें लाइक आपको
किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, फिर भी आपका अस्थमा एक्टिवेट हो रहा है। क्यों एक्टिवेट हो रहा है? इसमें क्या है कि कॉजेज स्टिल अननोन है, अभी हमें क्लियर पता नहीं है इसके कॉजेज, अभी रिसर्च इस पे चल रही है, सो हमें अभी क्लियर नहीं है कि नॉन एलर्जिक अस्थमा क्यों हो रहा है। बट हम कह सकते हैं कि इंसर्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, या एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि मे बी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो गए हो और उसने आपके लंग को अफेक्ट, डायरेक्टली पूरे लंग को अफेक्ट कर दिया हो, मे बी ये सारी चीजें हो सकती हैं। देन नेक्स्ट है मिक्स्ड अस्थमा। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा। इसमें होता क्या है, मिक्स्ड अस्थमा में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा बोथ का। सो इसमें क्या होता है कि हमें ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए ज्यादा कॉमन है क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, नॉन कह सकते हैं कि नॉन एलर्जिक और एलर्जिक दोनों चीजें हैं, तो किसी भी रीजन की वजह से अस्थमा का ट्रिगर्स हो सकता है। कफ वेरिएंट अस्थमा। सो कफ वेरिएंट अस्थमा से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन अफेक्टेड है, लंग, जिसमें क्या हो रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, कफिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ही कफ इंक्रीज हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है, पेशेंट ऑलवेज हैविंग द परसिस्टेंट ड्राई कफ इंस्टेड ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम। ओके, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, पर जो ड्राई कफ है वो आएगा ही आएगा इसमें। देन एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, सिंपल सी चीज है, दिस द मोस्ट सिंपल कि एक्सरसाइज करने पे अस्थमा हो रहा है। क्यों अस्थमा हो रहा है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वी आर लाइक वी नीड मोर एनर्जी, वी नीड मोर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, तो ऑक्सीजन की भी नीड बहुत ज्यादा होती है एंड हमें एनर्जी की भी नीड बहुत ज्यादा होती है, सेलुलर एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो कि अगर हम अस्थमा के पेशेंट हैं तो हमें, हमारे पास ऑलरेडी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हमें हमारे जो एयर सैक्स या कह सकते हैं लंग्स है हमारे ऑलरेडी अफेक्टेड हैं, तो हमें प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं मिल पाएगा एंड क्या होगा, अस्थमा का अटैक आ सकता है। देन नेक्स्ट है नॉक्चुरल अस्थमा। सो नॉक्चुरल मींस एट नाइट। ओके, नॉक्चुरल का मतलब ही होता है नाइट, तो वो अस्थमा जो कि नाइट में एक्टिवेट हो जाए, डे में भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डे में नहीं होगा, बट उसके मोर चांसेस सीवियर होने के कब है, नाइट में। क्यों नाइट में मोर चांसेस हो जाते हैं? क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि जो भी हमारी कफिंग है, म्यूकस है, वो नाइट में लंग्स में अच्छे से एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो गया कि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि पहले से ही म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा है और हमारे जो ब्रोंकियल्स का एरिया है या हमारे एयर पैसेज का जो एरिया है वो पहले से ही कम है, रिड्यूस्ड है वॉल्यूम उसका। सो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि हमें नाइट में ही सिम्टम आने लगे, कफिंग होने लगी, वीजिंग होने लगी, डिस्निया होने लगा। ओके, देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। सो ऑक्यूपेशनल अस्थमा से पता चल रहा है कि ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें अस्थमा को ट्रिगर होने के पूरे चांसेस मिल रहे हैं। कौन सा ऑक्यूपेशन? सेम वही चीज है, लाइक वर्क प्लेस आपका कैसा है, टेक्टाइल वर्क प्लेस है या आपकी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, डस्ट बहुत ज्यादा आपको फील हो रही है, दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा इंक्रीज हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में देखिए कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, कोई भी इटियोलॉजी होगी, कोई भी ट्रिगर होगा, किसी भी ट्रिगर होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। सो इम्यून सिस्टम यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हम सब जानते हैं, तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मैस्ट सेल डीग्रेनुलेशन, ठीक है। मैस्ट सेल डीग्रेनुलेशन क्या है? मैस्ट सेल हमारे क्या होते हैं, मैस्ट सेल हमारे इम्यून सिस्टम के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि इम्यून मीडिएटर का काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स क्या कर रहे हैं, वो रेगुलेट हो गए, सिंपल सी चीज है, जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसके सेल्स भी एक्टिवेट हो गए, जब सेल्स एक्टिवेट हो गए तो फिर हुआ क्या, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस हो गए। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन होते हैं, एक मैसेंजर होता है हमारा। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन होते हैं, मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड वेसल्स पे अटैक मतलब एक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इंड्यूस करते हैं।
तो मैंने आपको अभी से प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में जाके इंफॉर्मेशन पास करते हैं और बोलते हैं कि हमें प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए, तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया, हमारी बॉडी ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। फिर आगे क्या हुआ, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया, मान लीजिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको कवर नहीं कर पा रहा है, तब यहाँ पे हुआ क्या, सेलुलर इनफिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, सेलुलर इनफिल्ट्रेशन एट द रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सेलुलर इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जो हमारे सेल्स हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द इन्फेक्शन, मतलब हमारे एक एक सेल, जो हमारे एयर सैक्स के सेल हैं वो इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल सी चीज है, कुछ भी टफ नहीं है, किसी भी पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हुए, फिर उन्होंने मीडिएटर्स को, जो हमारे मैसेंजर है, उनको भेजा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर भेजा, और ब्लड वेसल्स ने हमारी क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब मान लीजिए ये पूरा सिस्टम हमारा फेल हो गया, फेल होने की वजह से क्या हो गया, जो हमारे सेल्स थे वो डायरेक्टली अफेक्ट होने लगे और सेल्स में इन्फेक्शन होने लगा। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो एडिमा होगा, एडिमा होगा तो हमारी जो एयर पैसेज है, एडिमा की वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे एयर मॉडलिंग। एयर मॉडलिंग का मतलब ये है कि जब हमारे किसी भी चीज का वॉल्यूम कम होने लगता है, एरिया कम होने लगता है, मास कम होने लगता है, तब हम उसे बोलते हैं एयर मॉडलिंग। एयर मॉडलिंग के बाद क्या होगा, हमें साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। रिजल्ट क्या होगा, हमारी ब्रोंकाइज बिकम वेरी सेंसिटिव। ठीक है, ब्रोंकाइज बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और हमारे एयर वेज जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे और हमें हो जाएगा अस्थमा। देन आ जाते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज पे। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम पता कर सकते हैं कि प्रीवियस कोई मेडिकल हिस्ट्री ऐसी होगी उनकी, या प्रीवियस ऐसा कोई डिजीज कंडीशन हुई होगी लंग्स से रिलेटेड, हम पता कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हम पता कर सकते हैं कि इससे पहले या अभी भी वो रिकरेंट या इस टाइम पे वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन है क्या एग्जैक्टली। देन रिकरेंट इन्फेक्शन के या सिम्टम आने के हम बारे में पूछ सकते हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, वो कौन से ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे एक्सपोज ज्यादा हो रहे हैं वो इन्फेक्शन से। ठीक है, ये सारी चीज, स्मोकिंग की हिस्ट्री ले सकते हैं कि कहीं वो स्मोक तो नहीं करते हैं, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पूछेंगे, सिंपल सी चीज है, हम फिजिकल एग्जामिन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, जिसमें हमें मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पता चलेगी उनकी, कि उनको डिस्निया हो रहा है या उनको वीजिंग साउंड हो रहा है, उनको कफिंग हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। पेरिफेरल साइनोसिस पता चल सकता है कि हो सकता है ऑक्सीजन इतना ज्यादा रिड्यूस हो गया होगा तो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है बॉडी में। देन डिस्निया तो हमने पूछ ही लिया है, चेस्ट पेन वगैरह उनको तो नहीं हो रहा है, कफिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम किसमें पूछेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में एक और चीज हम करेंगे, पैल्पेशन करके देखेंगे चेस्ट में हम क्या क्या देख रहे हैं, पैल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो पैल्पेशन में हमें पता क्या चलेगा कि जो चेस्ट वॉल है, इंस्पेक्शन में जो चेस्ट वॉल है वो कितनी एक्सटेंड हो रही है और कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक्सटेंशन से, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट वॉल एक्सटेंड आउट होती है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी चेस्ट वॉल प्रीवियस अपने उसमें चली जाती है। ठीक है, लाइक दैट। तो अगर बहुत फास्ट एक्सटेंशन हो रहा होगा, बहुत फास्ट इसका एक्सटेंशन हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख लेंगे। परकशन में हम देख सकते हैं कि जैसा कि ये परकशन हो रहा है, परकशन में हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसको परकशन कर रहे हैं, और परकशन से एक हमें और भी चीज पता चल जाएगी, डीप फुल साउंड पता चलेगी। जब हम परकशन करेंगे तो डीप फुल साउंड पता चलेगी, जैसे कि कोई चीज फिल है, जब कोई चीज खाली होती है,
ठीक है, एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो उसकी साउंड अलग आती है, और कोई चीज फुल होती है और फिर हम उस पे टैप करते हैं या मारते हैं तो उसकी साउंड अलग आती है। तो ये चीज हम परकशन में देख लेंगे। देन नेक्स्ट है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन में हमें पता चल जाएगा ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, ये सारी चीजें। एंड प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन भी देख लेंगे। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा लंबी सांसें लेना, लाइक एक्सपिरेशन मतलब सांस बाहर निकालना, एक्सहेल करना, ठीक है। तो उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, सिंपल सी चीज है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो हमें पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट है पीएफटी, दैट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो वो हम करेंगे स्पायरोमीटर के थ्रू। स्पायरोमीटर के थ्रू जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, दो तरह के स्पायरोमीटर है हमारे पास, तो दोनों का ही सेम फंक्शन है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो स्पायरोमीटर में हो क्या रहा है कि हम स्पायरोमीटर दे देते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए, और हम उनको बोलते हैं कि ब्रीथ करिए। जब वो स्पायरोमीटर यूज करके ब्रीथ करते हैं तो ये 3 बॉल्स आप देख रहे हैं, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग होगी तो ये नॉर्मली ऊपर चली जाएंगी, बहुत लाइट होती हैं। और अगर आपको अस्थमा है तो इन बॉल्स का ऊपर जाने में थोड़ी सी डिले होगा या नहीं जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें सेम फंक्शन इसका भी है, ऊपर वाले का, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि एयर पाइप है, माउथ पीस भी है इसका। तो माउथ पीस के थ्रू वो क्या करेगा, उसको पकड़ के उसमें इनहेल करेगा। जब वो इनहेल करेगा तो एमएल बताएगा कि कितने एमएल तक हमारा ये गया हुआ है, ठीक। इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी ब्रीदिंग एक्टिविटी कैसी है। नॉर्मल ब्रीदिंग है तो नॉर्मली ये अबव चला जाएगा सेम बॉल्स की तरह, और अगर नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है तो इसको ऊपर जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो स्पायरोमीटर से हमें पता चल जाएगा कि इनके ब्रीदिंग एक्टिविटी कैसी है, इनका जो लंग की कैपेसिटी है वो कैसी है, लंग की पावर कैसी है, इनहेलेशन पावर कैसी है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। एंड वन मोर थिंग कि जब हम स्पायरोमीटर यूज करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जब आप इनहेल कर लेते हैं तो आप 1 2 3 काउंट करिए, 1 2 3, देन एक्सहेल करिए, ठीक है। तो अगर ये 1 2 3 मन में काउंट करके रुक सकते हैं तो ठीक है, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको लंग्स में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। द नेक्स्ट है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। सो सेम है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में हो क्या रहा है, किसी भी पर्सन के मैक्सिमम स्पीड हम देखते हैं एक्सहेल करने की, लाइक हम लोग अभी तो नॉर्मली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इतना फील नहीं हो रहा है। पर जिसको अस्थमा होता है तो आपने उसको देखा होगा कि वो बहुत प्रेशर यूज करता है इनहेल और एक्सहेल दोनों में। इनहेल करने में वो प्रेशर यूज करता है और एक्सहेल वो सडन कर देता है। तो ये सडन वाली जो एक्टिविटी है वो हमें देखनी है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट में। देन चेस्ट एक्सरे में हमें पता चल जाएगा, जो स्मोकी आपको क्लाउडी पोर्शन जो दिखेगा उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इन्फेक्शन है। एंड जो कह सकते हैं जो हमारे एयर पाइप्स हैं उनका भी एरिया कम हुआ है क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे आप व्हाइट पोर्शन जो देख रहे हैं यहाँ पे मे बी म्यूकस प्रोडक्शन है जिस वजह से ये व्हाइट दिख रही है। देन एबीजी जो है आर्टीरियल ब्लड गैस हमारा, वो क्या करेगा, वो हमें पता चल जाएगा, उससे हाइपोक्सीमिया का पता चल जाएगा। हाइपोक्सीमिया क्या है, लो ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, ठीक है। और ब्लड का जो ऑक्सीजन फ्लो है, प्रेशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना प्रेशर है वो हमारे एबीजी से पता चल जाएगा। देन एलर्जी स्किन टेस्टिंग। सो एलर्जी स्किन टेस्टिंग क्या है, एलर्जी स्किन टेस्टिंग की एक किट आती है, उस किट में बहुत सारे तरह के एलर्जेंट्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको ट्रिगर्स बताए थे, उन्हीं ट्रिगर्स के एलर्जेंट्स होते हैं, कैट के, डॉग के, हर तरह के एलर्जेंट्स होते हैं हमारे पास। तो वो क्या करते हैं, हम उस निडल को प्रिक करते हैं पर्सन के हैंड में, जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में। अगर इस तरह का रेड पैचेस बन गए तो इसका मतलब पर्सन इज एलर्जेंट टू दैट टेस्ट, ठीक है। सो ये बहुत चीप और सिंपल मेथड है, बहुत इजीली हम 15 मिनट्स में पता कर लेते हैं कि पेशेंट को किस किस चीजों से एलर्जी है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट में, डी सेंसिटाइजेशन इफ ड्यू टू द एलर्जेंट्स, ठीक है। तो डिसेंसिटाइजेशन मीन्स होता है कि जो एलर्जेंट है उनको क्या करना है, इम्यून थेरेपी देनी है ना। तो हम इम्यून थेरेपी देके, वो अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन होता है कि किस तरह की, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की एलर्जिक रिएक्शन है आपको, उसी के बेसिस पे फिजिशियन इम्यून थेरेपी प्रोवाइड
करता है। देन प्रिवेंशन के बेसिस पे हमें क्या करना है कि हमें पेशेंट को बताना है कि एटलीस्ट वो कंफर्मेशन के बाद उन चीजों से अपने आप को प्रिवेंट करे जिससे वो जिस चीजों से उसको एलर्जी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम हर चीज की हर चीज की इम्यूनाइजेशन नहीं दे सकते, हर चीज की मेडिकेशन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उन चीजों से हमें अपने आप को प्रिवेंट करना ही हमारे लिए सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट है और उसको डस्ट से एलर्जी है, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि आप मेडिसिन खा लो, हम उसे सिंपली बोलेंगे कि आप डस्ट से दूर रहिए। ठीक है। इस तरह से हमें पेशेंट को हैंडल करना है। देन मेडिकेशंस यूज करेंगे अस्थमा की, बट जब अस्थमा का अटैक आएगा, राइट, तो उस टाइम पे वो मेडिकेशंस काम नहीं करेंगे। ये देखिए, जो नॉर्मल मेडिकेशन लेता है पेशेंट, लाइक डेली का कोई भी मेडिकेशन वो ले रहा है, डेरिफाइलिन या व्हाटएवर वो ले रहा है, ठीक है, लेकिन अस्थमा के अटैक आने पर वो मेडिकेशंस काम नहीं करेंगी। तो हमें एल्ब्यूटेरॉल पंप के थ्रू लेना पड़ेगा, जिससे कि अस्थमा अटैक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, हमें O2 सप्लाई प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। क्योंकि हम जानते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। लंग्स और नोज के बीच में जो हमारी पाइप है, जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो इंटरनली वॉल्यूम है वो पहले से ही रिड्यूस है। तो हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, एंड O2 जो एक्सक्रीशन ऑफ द O2 होगा आउटसाइड, वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ABG रिपोर्ट, ABG ब्लड आर्टेरियल ब्लड गैस की रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन का सेट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन नीड है पेशेंट को। देन टीच द रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर स्ट्रेस लेगा पेशेंट तो उसका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो सेलुलर कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा नीड होगी। सेलुलर एनर्जी की नीड होगी तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा और ऑलरेडी पेशेंट के पास ऑक्सीजन कम है, इस वजह से हम उनको बोलेंगे कि उन्हें टेंशन नहीं लेनी है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि वो प्रिवेंट हो सके बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम से और अस्थमा अटैक से। इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। इंट्यूबेशन वेंटिलेशन क्या है, हमारा ET ट्यूब है, ठीक है, एज पर नीड हम ET ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जिससे कि पेशेंट को हम प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे चेस्ट फिजियोथेरेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चेस्ट फिजियोथेरेपी से हमारा जो थिक सिक्रीशन है वो मूवेबल हो जाएगा, निकल जाएगा, जहां पर भी वो स्टिक हुआ है वो वहां से निकल जाएगा और निकलने के बाद वो कफिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसलिए चेस्ट फिजियोथेरेपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम देंगे ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे, क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है कि ब्रोंकियल्स को डायलेट करने में हेल्प कर रहा है। प्रीवियसली मैं आपको दोनों वीडियो में बता चुकी हूँ इससे पहले। एग्जाम्पल है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे एयर वे को डायलेट करने में हेल्प करता है। ओके। देन हमारा बीटा एड्रेनर्जिक आगोनिस्ट है। तो बीटा एड्रेनर्जिक आगोनिस्ट का मेन फंक्शन क्या है कि वो कफ और वीजिंग और डिस्निया, चेस्ट पेन, इन सारी चीजों को यानी अस्थमा के साइन एंड सिम्टम को रिड्यूस करके रखता है। इसका एग्जाम्पल है एल्ब्यूटेरॉल। एल्ब्यूटेरॉल सल्फेट हम दे देंगे, जिससे कि हमारे जो साइनस सिम्टम है वो रिड्यूस रहे, तो सीवियरिटी के चांसेस डिक्रीज रहेंगे। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हम प्रीडिनाइसोलोन दे सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों को प्रिवेंट करके रखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सीवियरिटी इंक्रीज ना हो और हमारे लंग्स हेल्दी रहे। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो इसमें हम इप्राट्रोपियम दे सकते हैं। इसका भी सेम फंक्शन है कि ये रिड्यूस करता है साइनस सिम्टम्स को, लाइक वीजिंग, डिस्निया, चेस्ट पेन एंड कफिंग, और ये रिलैक्सेशन करता है। किसका रिलैक्सेशन करता है? मसल्स को रिलैक्स करके रखता है, जो कि हमारे एयरवे के सराउंडिंग में है। तो एयरवे के सराउंडिंग में जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगी, तो एयरवे पाइप को एक एरिया मिल जाएगा डायलेट होने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारा आ जाता है स्टेटस अस्थमाटिकस।
सो ये एक सीवियर कंडीशन है। किसकी सीवियर कंडीशन है? अस्थमा की सीवियर कंडीशन है। इसमें होता क्या है, कंटिन्यूअस अस्थमा के अटैक होने के पूरे चांसेस होते हैं। 99% चांसेस इसमें होते हैं कि कंटिन्यूअस अस्थमा के अटैक हो जाए और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे फेलियर हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस इन्फेक्शन इंक्रीज होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होने के पूरे चांसेस हो रहे हैं। निमोनिया हो सकता है बिकॉज हमारे लंग्स डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, एल्वोलाइज डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। एटिलेक्टेसिस हो सकता है। एटिलेक्टेसिस मींस लंग्स का कोलैप्स हो जाना, फ्लूइड फिल्ड हो जाना, किसमें? एल्वोलाइज में, जिसमें एल्वोलाइज फेल हो जाएंगी और वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगी ब्लड के अंदर, और ब्लड से CO2 लेके बाहर नहीं निकल पाएंगी और हमारे लंग्स फेल हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? रेस्ट को प्रमोट करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सेम सेलुलर डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। जब हम कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी मूव होती है, तो हमारी जो सेल्स होते हैं उनको उनकी ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी और हमारे पास ऑक्सीजन का डेफिसिट है, हमारे पास ऑक्सीजन इसलिए। देन प्रमोटिंग द फ्लूइड इनटेक, सेम मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमें म्यूकस को थिन करने के लिए और बाहर निकालने के लिए एटलीस्ट 3 लीटर पर डे फ्लूइड या वाटर लेना ही लेना है। मेंटेन न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करके रखना है, जिसमें हमारी इम्यून पावर बनी रहे। प्रमोट द पेशेंट अबाउट द नॉलेज रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो हमें पेशेंट को हर एक चीज की नॉलेज देनी है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसको अस्थमा अटैक आ रहा है, या रिलेटिव्स को भी इंफॉर्मेशन पास करनी है कि अस्थमा अटैक आ रहा है, तो तुरंत उसको पाइप यूज करना है, अपना इनहेलर यूज करना है, और उनके रिलेटिव्स को भी बताना है कि ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो इनहेलर यूज करना है। देन डॉक्टर को भी प्रिस्क्रिप्शन वो आके लें। ठीक है, ये सारी चीजें हमें हेल्थ टॉक में बतानी है। मैनेज करना है कॉम्प्लिकेशंस को, मैनेज करके इसलिए भी रखना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पहले ही देख चुके हैं कि अस्थमा के जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस है, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन प्रमोट करेंगे किसको? होम बेस्ड केयर को प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज होने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, हमें होम केयर पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, हेल्थ टॉक प्रोवाइड करनी है रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, कि हमेशा ध्यान रखना है कि पेशेंट को बताते रहें कि एलर्जिक रिएक्शन से दूर रहें, जितनी भी चीजें प्रोन है जिससे कि वो प्रोन है एलर्जिक रिएक्शन से, तो उन सारी चीजों को वो क्या करे? अवॉइड करे, वहां जाना अवॉइड करे, और अगर कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में है तो उस ऑक्यूपेशन को चेंज कर ले। कंटिन्यूअस केयर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अस्थमा का अटैक कभी भी आ सकता है। सो कंटिन्यूअस केयर अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे, अटैक आ जाएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सेल्फ केयर के लिए भी इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि अस्थमा ऐसा है कि मे बी पेशेंट अकेला है और उसे अस्थमा अटैक आ गया और उसको अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो पेशेंट को बताना है कि कहीं भी जाए तो पाइप अपने साथ रखे, इनहेलर अपने साथ रखे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो एटलीस्ट इनहेलर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट asthma. So if you are having any doubt, you can ask me in a comment box. So this is a bibliography. आप ये सारी बुक्स रेफर कर सकते हो अस्थमा के कंटेंट के लिए। And thank you so much and have a nice day.